इसी टॉपिक का दूसरा नाम सेल का विद्युत वाहक बल है और इसका तीसरा नाम नर्नस समीकरण के नाम से आप ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में बोले तो सेल पोटेंशियल, ईएमएफ ऑफ सेल और नर्नस इक्वेशन। आपको बता दें कि इस टॉपिक को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको अलग से 11th क्लास का भी कुछ बेसिक जानकारी चाहिए। अगर हम लोग वो बेसिक जानकारी ले लेते हैं और तब पढ़ते हैं ये टॉपिक तो काफ़ी अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो देखा जाए क्या है बेसिक जानकारी। ऐसे आप अगर सेल विभव का परिभाषा सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं। जब दो इलेक्ट्रोड को बिना मानक अवस्था के गैल्वेनिक सेल के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। When two electrodes are arranged in the form of galvanic cell, not at a standard condition, then the potential difference between two electrodes is called cell potential. याद रहे, यहाँ पर बिना मानक अवस्था के बात हो रहा है। यहाँ पर कोई वोल्टामीटर से हम पोटेंशियल नहीं निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर हम नर्नस समीकरण की सहायता से हम विभव निकाल कर दिखाने जा रहे हैं। नर्नस वो साइंटिस्ट है जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है इस समीकरण के लिए। और ये नर्नस समीकरण सेल विभव और इलेक्ट्रोड विभव निकालने के लिए जाना जाता है। तो आप सबसे पहले 11th क्लास का कुछ बेसिक जानकारी ले लीजिए, तब इस टॉपिक को आप हाई लेवल में स्टडी कर सकते हैं। और वो बेसिक जानकारी बस थोड़ा सा यही है कि जब कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में होती है, साम्य अवस्था चैप्टर से जो आप जानते भी हैं, इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक अगर हमको लिखना है तो बस कुछ नहीं, प्रतिफल की सक्रिय मात्रा गुणनफल और अभिकारक की सक्रिय मात्रा गुणनफल का अनुपात साम्य स्थिरांक कहलाता है। तो जो स्टूडेंट 11th क्लास नहीं पढ़े हैं या इस टॉपिक को नहीं पढ़े हैं, ध्यान दीजिए। जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक लिखना होता है तो प्रतिफल की सक्रिय मात्रा गुणनफल और अभिकारक की सक्रिय मात्रा गुणनफल का अनुपात लगाते हैं और यही साम्य स्थिरांक कहलाता है। लेकिन ये साम्य स्थिरांक तभी लिखा जाता है जब हमें कॉन्फिडेंस के साथ पता हो कि अभिक्रिया साम्य अवस्था में है। जब हमें नहीं पता है कि अभिक्रिया साम्य अवस्था में है, कि अग्रिम दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जा रही है या पश्चिम दिशा से अग्रिम दिशा की ओर जा रही है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जा रही है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जा रही है, तो उस केस में केसी के जगह क्यूसी आ जाता है, जिसको अभिक्रिया गुणांक कहते हैं। और लिखते वैसे ही है जैसे ही इसको लिख रहे हैं। तो कैसे लिख रहे हैं? बस कुछ नहीं, प्रतिफल की सक्रिय मात्रा गुणनफल और अभिकारक की सक्रिय मात्रा का गुणनफल। एक बात और बता दें कि अगर इन सभी में रस समीकरण मितीय गुणांक मतलब स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट गुणा में रहे, जितना गुणा में रहता है वो सब पावर में चला जाता है। कुछ इसमें ज़्यादा कुछ टेंशन वाला बात नहीं है, बस जो गुणा में रहेगा वो पावर में चला जाएगा। तो ये आपका केसी और ये हो गया उसी तरह से क्यूसी। तो आप अगर इतना जानते हैं तो आप इस टॉपिक को पढ़ने के लायक अब हो चुके हैं कि सेल विभव क्या है या सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। इतना आपको 11th से जानना चाहिए। जो स्टूडेंट थोड़ा और कमज़ोर है जान ले, केमिस्ट्री के दुनिया में इस स्क्वायर ब्रैकेट को यहाँ पर सक्रिय मात्रा को सूचित किया जाता है। स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके जैसे यहाँ लिख देंगे x तो पढ़ा जाएगा x की सक्रिय मात्रा। सक्रिय मात्रा मतलब सांद्रता। जब सांद्रता को मोल प्रति लीटर व्यक्त करते हैं तो हम सक्रिय मात्रा कहते हैं, क्योंकि सांद्रता का बहुत सारा इकाई है। लेकिन जब सक्रिय मात्रा बोल देते हैं तो फिक्स हो जाता है कि मोल प्रति लीटर वाला का बात हो रहा है, बाकी किसी का बात नहीं हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का टॉपिक है सेल विभव या सेल का विद्युत वाहक बल। एक बार फिर से, जब दो इलेक्ट्रोड को बिना मानक अवस्था के गैल्वेनिक सेल के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो दोनों के विभव के अंतर को सेल विभव कहते हैं। इस सेल विभव को ई सेल द्वारा सूचित करते हैं। इस ई सेल के मान की गणना नर्नस समीकरण की सहायता से की जाती है। अब आप नर्नस समीकरण क्या होता है थोड़ा देख लीजिए, पढ़ते हुए देख लिया जाए। जब दो इलेक्ट्रोड को बिना मानक अवस्था के गैल्वेनिक सेल के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो दोनों के बीच के विभव के अंतर को कहा जाता है क्या? सेल विभव।
तो ये आपका सेल विभव है। इसे ई सेल द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मान गणितीय रूप में नर्नस्ट समीकरण की सहायता से ज्ञात की जाती है। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि किसी सेल में ये अभिक्रिया संपन्न होती है। अगर आप लोगों में से कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि हम विद्युत रासायनिक सेल जो हम बनाए थे उसका सेल रिएक्शन लेके चले, तो आप ले सकते हैं Zn सॉलिड Cu++ एक्वस इक्विलिब्रियम साइन Zn++ एक्वस और Cu सॉलिड। इसके भी मान को आप Q के रूप में लिख सकते हैं। इतना कैपेसिटी हम आपको दे दिए हैं कि आप लिख सकते हैं। ध्यान दिया जाए तो ये है नर्नस्ट के द्वारा दिया गया समीकरण। इस समीकरण को जरा ध्यान से देखा जाए, ई सेल बराबर सेल विभव होता है। ये नर्नस्ट के अपने किए गए एक्सपेरिमेंट के आधार पर निकाला गया इक्वेशन है। ई नॉट सेल आप अच्छे से जानते हैं मानक सेल विभव है, जिसकी गणना एक नहीं दो नहीं तीन तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों सेल का एसआरपी पता हो, दोनों इलेक्ट्रोड का, बल्कि दोनों इलेक्ट्रोड का एसआरपी पता हो, या दोनों इलेक्ट्रोड का एसओपी पता हो, या एनोड का एसओपी और कैथोड का एसआरपी, तो आप ई नॉट सेल आसानी से निकाल लेते हैं। 2.303 आर क्या है? गैसीय स्थिरांक। टी क्या है? ताप। एन क्या है? तो एन त्याग या ग्रहण के इलेक्ट्रॉन की संख्या। आपको याद होगा विद्युत रासायनिक सेल में जिंक कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था? 2, और घोल में आयन बन के गया था Zn++। और Cu वाले अर्थ सेल में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके रड पर गया था। तो जितना त्याग या ग्रहण किसी विद्युत रासायनिक सेल में होता है, वास्तव में उसकी संख्या समान होती है। तो वही त्याग या ग्रहण के इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से सूचित करते हैं। और F क्या है? फैराडे स्थिरांक 96,500। जो हम बोल रहे हैं सबके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आर क्या है? गैसीय स्थिरांक। टी क्या है? ताप। एन क्या है? त्याग या ग्रहण के इलेक्ट्रॉन की संख्या। एफ फैराडे 96,500। और उसके बाद क्यू क्या है, जो अभी तुरंत हम आप लोगों को समझाए, अभिक्रिया गुणांक। और ये अभिक्रिया गुणांक का मान कैसे आया? तो इस अभिक्रिया गुणांक का मान यहाँ से आया, इस रिएक्शन को देखकर आया। इस रिएक्शन को यहाँ से, इस रिएक्शन का आपको मन है कि आप इस रिएक्शन का अभिक्रिया गुणांक लिखेंगे, तो आपको अभिक्रिया गुणांक लिखने के लिए हमने समझा दिया है। बोल दीजिए Zn++ एक्वस Cu सॉलिड बटा में Zn सॉलिड और Cu++ एक्वस। तो आप इस अभिक्रिया गुणांक के मान को उठाकर यहाँ रख देंगे। ठीक है? किसके जगह पर? Q के जगह पर। Q क्या है? अभिक्रिया गुणांक। एक बार फिर से शुरू से अंत तक, नर्नस्ट नामक साइंटिस्ट के द्वारा पहली बार सेल विभव निकालने का एक्सपेरिमेंटल प्रायोगिक अपने प्रयोग के आधार पर एक समीकरण दिया गया। और वो समीकरण ये है, यही समीकरण नर्नस्ट समीकरण कहलाता है। इसमें ई नॉट सेल मानक सेल विभव है, आर गैसीय स्थिरांक, टी ताप, एन त्याग या ग्रहण के इलेक्ट्रॉन की संख्या, एफ 96,500, क्यू अभिक्रिया गुणांक है। यहाँ पर ये सारा मान लेते हुए क्यू का वास्तविक जो मान है रिएक्शन के अनुसार रख दिया गया। अगर आप विद्युत रासायनिक सेल वाला ले रहे हैं Zn वाला, तो आप यहाँ भी रख सकते हैं। और ये पूरा हो गया। आपको बता दें कि इस पूरे मान में यहाँ पर जो मान देख रहे हैं, इस मान को लेकर अगर हम कोई क्वेश्चन बनाए या इस समीकरण को लेकर, तो 20 से 25 मिनट लगा देगा। और साथ साथ देखिए लॉग भी है, तो निश्चित है कि समय लगेगा। और ये आर का मान 8.314 है, फिर उसके बाद एफ का मान 96,500 है। तो इस सबका गुणा भागा करने में समय लगेगा। इस समय को बचाने के लिए हम यहाँ पर कुछ आप लोग को अलग से एक नया फार्मूला दे रहे हैं, जिसका इस्तेमाल करके एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन या कोई भी आया हुआ क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत कम समय लगेगा। हम कर क्या रहे कि एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन अधिकतर 298 केल्विन पर दिया है, तो हम ताप को भी कांस्टेंट 298 ले रहे हैं। अगर नहीं रहेगा कोई बात नहीं, जैसे रख कर हम हल करेंगे, लेकिन 298 दिया रहेगा तो हम लोग बहुत फास्ट क्वेश्चन बनाएंगे। देख लीजिए, यहाँ हमने मान लिया ताप का मान 298 केल्विन, 298 केल्विन।
आर का मान बदलने वाला नहीं है, एफ का मान बदलने वाला नहीं है, उठाकर सारा मान रख लिए, केवल बदलने वाला एक चीज है एन, वो रिएक्शन के अनुसार बदलेगा। और वो मान लीजिए किसी में 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण हुआ तो इनका मान 3, 2 का हुआ तो 2, 1 का हुआ तो 1, तो यहाँ पर ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। तो पहले ही से गुणा भाग करके रख लेंगे, उसका फायदा मिलेगा कि क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे तुरंत इनर्ट सेल घटा कर निकाल लेंगे, रिएक्शन देखते ही पता चल जाएगा कितना त्याग ग्रहण हुआ, और उसके बाद सांद्रता सबका दिया रहेगा। एक क्वेश्चन जैसे ही आप कल के क्लास में बनाएंगे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस क्यू का मान कैसे आता है। सबका सांद्रता का मान क्वेश्चन में दिया रहता है, उसके बगल में तो सब मान रख कर हल करेंगे। सबसे ज़्यादा इसको टाइम लगता है हल करने में, और हल करके हम निकाल लेंगे क्या, सेल विभव, मानक सेल विभव नहीं, सेल विभव। तो ये है नर्नस समीकरण जिसकी सहायता से सेल विभव निकाला जाता है। अब इसके बाद हम लोग नर्नस समीकरण का उपयोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ नर्नस समीकरण के तहत सेल विभव, इलेक्ट्रोड विभव, बिना वोल्टमीटर के आप सेल विभव निकालेंगे इनके समीकरण की सहायता से। इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, और ये बहुत ही अमूल्य योगदान है नर्नस का विद्युत रसायन के दुनिया में। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें, और आगे कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए मैसेज करें 9431434546 पर। कल हम लेकर आ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ नर्नस समीकरण, इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। चलिए जल्दी लिखा जाए।